हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस से ही है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। और इसमें पहले बता रखा है कि जो स्ट्रेस है वो एक साइलेंट किलर है, यानी कि छुपा रुस्तम खिलाड़ी टाइप। मतलब छुप कर मारेगा और पता भी नहीं लगेगा, और इफ़ेक्ट्स फिर बाद में दिखने लगेंगे दूसरे लोगों को। वो जिसको मारेगा उसको भी नहीं दिखते इफ़ेक्ट्स, इतनी जल्दी नहीं दिखते मतलब। और ये एस्टिमेट करा गया है कि स्ट्रेस हमारा फिज़िकल इलनेस में, मतलब बॉडी के जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, डिजीज़, बीमारियाँ कुछ भी हैं, उसमें स्ट्रेस बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी डिज़ीज़ हो गया, कुछ भी है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट का कोई डिज़ीज़ हो गया, अल्सर्स हो गए, ये स्किन प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ हो गई या कैंसर हो गए ना, ये सारे भी लिंक है किससे? स्ट्रेस से। मतलब स्ट्रेस की वजह से ये सब चीज़ें हो सकती हैं, या स्ट्रेस इन सब चीज़ों का सीधा साधा एक कारण या कॉज है। और जैसे जैसे लोगों का रोज़ाना रूटीन चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल में, उनके रहन सहन में जैसे जैसे चेंज आ रहा है, वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है उनकी लाइफ में। तभी स्कूल्स में, बाकी इंस्टीट्यूशंस में, ऑफिसेज में, कम्युनिटीज़ में, मतलब जैसे सोसाइटीज़ टाइप ग्रुप्स होते हैं, वो कंसर्न्ड है, केयरफुल है टेक्निक्स को जानने के लिए, जिनसे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा हैंडल कर सकते हैं और स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं। मेन में से 6 टेक्निक्स दे रखी हैं इधर, और कोई भी 2 अलग से एग्ज़ाम में पूछ ली जा सकती हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं पहले, फिर मेडिटेशन प्रोसीजर्स, देन बायो फीडबैक, फिर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन सबसे अच्छा मेथड लगता है मुझे पर्सनली। देन कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स एंड एक्सरसाइज। रिलैक्सेशन टेक्निक एक एक्टिव स्किल है जो हमारे स्ट्रेस के साइंस और सिम्टम्स को तो कम करेगी, और साथ के साथ ये हमारा जो चांसेस होते हैं किसी भी इलनेस या फिज़िकल बीमारी को बॉडी में डेवलप करने के जो चांसेस हैं एक पर्सन के, जब वो स्ट्रेस में होता है उस टाइम ज़्यादा होते हैं ना। तो अगर हम रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करेंगे तो उससे वो चांसेस भी कम होने लग जाएंगे। लाइक हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा और कोई हमें हार्ट रिलेटेड डिजीज़ या प्रॉब्लम नहीं होगी। यूजुअली रिलैक्सेशन हमारा बॉडी के एकदम लोअर पार्ट से शुरू होता है, मतलब लाइक पैर भी नहीं, जो टोज़ है हमारे वहाँ से शुरू होता है, और फिर धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते हुए जाते हैं फेस के मसल्स तक, इस तरीके से कि पूरी बॉडी एक ऑर्डर में, एक सही सीक्वेंस में पूरी बॉडी रिलैक्स कर जाए। क्योंकि मतलब मैंने देखी है टेक्निक कैसे करी जाती है। इसमें बेसिकली मान लो लाइक आइज़ क्लोज करके सबसे पहले वो तुम्हें बोलेंगे कि मतलब तुम एकदम मेडिटेशन वाले स्टेट में आ जाओ, मतलब एक ही जगह ध्यान लगाना है, या फिर दिमाग में थॉट्स चलते रहे तो उनके बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस इस स्ट्रेस से बाहर निकलना और रिलैक्स करना है अपने माइंड को। ऐसे हो जाओ। डीप ब्रीथिंग होती है इसके अंदर, और मतलब ऐसे बोलते हैं कि स्ट्रेस तुम्हारा पहले नीचे है टोज़ में, देन वो फुट में आएगा, फिर मैं थोड़ी देर आंखें बंद करके रखना, फिर वो धीरे धीरे थाइज़ में, देन लेग्स में, ऐसे ऐसे करके प्रोग्रेस होके फेशियल मसल से सीधा बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट में तुमने उसको एक्सहेल कर दिया, हटा दिया, और तुम्हारी बॉडी से पूरा स्ट्रेस निकल गया। और ये करने के बाद सच में बहुत ज़्यादा काम डाउन, रिलैक्स टाइप चिल फील होता है बिल्कुल। ठीक है, तो डीप ब्रीथिंग यूज़ होती है इसमें, मसल्स का रिलैक्सेशन भी होता है साइड बाय साइड साथ में ही, मतलब डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं और मसल्स को भी रिलैक्स करवा रहे हैं, जिससे कि दिमाग शांत हो और बॉडी पूरी रिलैक्स कर जाए, सही स्टेट में आ जाए इंसान। देन आते हैं मेडिटेशन प्रोसीजर्स पर। योगिक मेथड जो है मेडिटेशन का, उसके अंदर कुछ लर्न टेक्निक्स सीक्वेंस वाइज चलती हैं, जिसमें हम अपना अटेंशन वापस से फोकस करते हैं, रीफोकस करते हैं अपने अटेंशन को, और ऐसे फोकस करते हैं अपने अटेंशन को इतना ध्यान लगा के, इतना अलर्ट एंड अटेंटिव होके, कि हमारा जो कॉन्शियसनेस भी होती है ना, अवेयरनेस की भी जो एक इंसान की स्टेट होती है, वो भी चेंज हो जाती है। इसमें इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, इतना ज़्यादा थॉरो और डीप कंसंट्रेशन, कि मेडिटेटर, मतलब जो इंसान मेडिटेशन कर रहा है, वो अनअवेयर हो जाए बाहर की किसी भी चीज़ से। जब उसे कोई टच कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उसे ये भी पता ना लगे, वो ये भी समझ ना पाए, और उसे ये चीज़ भी फील ना हो, कोई सेंसेशन उसे फील ना हो, वो बिल्कुल अनअवेयर हो जाए किसी भी आउटसाइड स्टिमुलेशन की वजह से। मतलब बाहर से कोई भी स्टिमुलस आ रहा है, उसे नहीं पता लग रहा, वो इतना गहराई में, इतना डीप जाके अच्छे से मेडिटेशन कर रहा है, और एक अलग ही लेवल जो होता है ना कॉन्शियसनेस का, वहाँ वो रीच कर जाए, वहाँ पहुँच जाए। तो ये मेडिटेशन प्रोसीजर में होती है, भी बहुत अच्छी टेक्निक है।
देन आ जाते हैं बायो फीडबैक पे। बायो फीडबैक का सीधा मतलब है कि बॉडी हमारा फीडबैक करेगी, रिस्पॉन्स देगी हमें। कैसे देगी? ये प्रोसीजर है जिसमें हम मॉनिटर करते हैं और कम करते हैं फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है स्ट्रेस के, उनको, यानी कि जो बॉडी पे स्ट्रेस के असर पड़ रहे हैं या जो पड़ गए हैं स्ट्रेस की वजह से बॉडी पे असर, हम उन्हें पहले तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, चेक कर रहे हैं ढंग से, देन हम उन्हें कम करने की कोशिश करेंगे। फीडबैक प्रोवाइड करवाएंगे जो करंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है बॉडी में, रिसेंट जो चल रहा है उसके थ्रू, और इसको हम साथ में अकम्पनी करेंगे रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के साथ भी। बायो फीडबैक ट्रेनिंग में 3 स्टेजेस आती हैं। पहले अवेयरनेस डेवलप करना एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के प्रति जो हमारी बॉडी में हो रहा है। लाइक किसी इंसान को पता है कि स्ट्रेस के टाइम पे सबसे ज़्यादा बीपी और हार्ट रेट ये सब बढ़ जाता है, तो इसके ऊपर सबसे पहले वो इस चीज़ को लेकर अवेयर होकर अपना दिमाग इसी के ऊपर कॉन्शियसली पूरा ढंग से लगाएगा। हार्ट रेट जैसे कि यहाँ पे दे भी रखा है एग्जाम्पल में। फिर ऐसे तरीके लर्न करना, सीखना, जिनकी वजह से हम उस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को, जो कि बढ़ा हुआ हार्ट रेट या बीपी कुछ भी है स्ट्रेस की वजह से, उसे कम करना सीखें क्वाइट कंडीशंस में, मतलब शांत वातावरण में। मैंने वहाँ पे साइलेंट एटमॉस्फेयर भी लिखा है। तो ऐसे तरीके फिर लर्न करना कि हम उस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना सीखें, धीरे धीरे अपने बस में लाना सीखें और कम करना सीखें, तब भी जब हम स्ट्रेस में हैं। फिर ट्रांसफ़र करना उस कंट्रोल को अपनी एवरीडे लाइफ की कंडीशंस में, यानी कि उसे अप्लाई करना, बेसिकली उसे अपनी डेली लाइफ में एप्लीकेशन में लेके आना, फॉलो थ्रू अप्लाई करना उसे, कि हाँ हमें पता है जब भी स्ट्रेस है हमें प्रॉब्लम होती है, हमारा हार्ट रेट, बीपी ये सब बढ़ जाता है, तो इसे हम धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे, खुद को संभालेंगे, समझाएंगे कि हाँ हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं आराम से, और शांत वाली सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, दिमाग में भी, मन में भी, और बाहर के एटमॉस्फेयर में भी। ठीक है, देन आ जाते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन पर। नाम से पता लग रहा है इसमें हम इमेजिनेशन करेंगे, कुछ बहुत पॉजिटिव और अच्छा सोचेंगे, और फिर उसे रियलिटी में चेंज करने की कोशिश करेंगे। और रियलिटी में चेंज तभी हो पाएगा जब हमने कोई अचीव करने वाला रियलिस्टिक गोल सोचा होगा। मतलब लाइक लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड टाइप अनरियलिस्टिक चीज़ें भी सोच लेते हैं कि हमें ऐसे ऐसे करना, ये हम अचीव करेंगे अपनी लाइफ में, बट वो बहुत आगे की भी ऐसे नहीं। तो जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, जो रियलिस्टिक गोल है, हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से जो अचीव कर सकते हैं, ऐसा कोई रियलिस्टिक ढंग का अचीव करने लायक जो हमारे है, हर इंसान का अलग अलग होता है, कैपेसिटी भी, रिसोर्स भी और सब कुछ, ऐसा कोई गोल सोचना है जिसकी वजह से आगे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और थोड़ी मोटिवेशन आए उसे अचीव करने के लिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये इफ़ेक्टिव टेक्निक है स्ट्रेस के साथ डील करने के लिए, मतलब यूज़ करी जाती है और बहुत हेल्पफुल भी है, और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, हर इंसान का अलग अलग होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान की इमेजिनेशन अलग अलग होती है। इसमें हम इमेजरी और इमेजिनेशन यूज़ करते हैं, इमेजेस बनाते हैं अपने दिमाग में अच्छी अच्छी, पॉजिटिव, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इमेजिन करते हैं। लाइक हम स्ट्रेस में हैं, और इसमें मेन चीज़ ये याद रखना कि विजुलाइज कुछ भी सोचने से या किसी भी चीज़ के दिमाग में इमेज बनाने से पहले सबसे पहले एक इंसान को वही रियलिस्टिक गोल सेट करना है, देन जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए। और ये आसान होता है इस मेथड से विजुलाइज करने में, जब एक इंसान का दिमाग शांत हो, बॉडी उसकी रिलैक्स हुई और आंखें बंद करके सोचे। ठीक है, खुली आंखों से सपने भी देखे जाते हैं क्योंकि डे ड्रीमिंग भी बहुत होती है, इसलिए आंखें बंद करके सोचे, अपने पूरा रिलैक्स और काम डाउन स्टेट में आके क्वाइट कंडीशंस में। अब जैसे कोई स्ट्रेस में है तो वो आंखें बंद करके सोच रहा है कि वो कोई बहुत अच्छी जगह कहीं ट्रिप पे गया है, वहाँ पे माउंटेन्स हैं, बहुत अच्छा व्यू है उधर का, वहाँ एंजॉय कर रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, और वो उस टूर पर, मतलब उस ट्रिप पर वो खुद अकेला गया है अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और अपने ही पूरा खर्चे पे, अपने खुद के ऊपर डिपेंड होके, किसी और के ऊपर निर्भर हो गए नहीं। ठीक है, ऐसा उसका कुछ गोल मान लो उसे सेट करा, उसे अचीव करना अपनी लाइफ में कि वो इतना काबिल बन जाए, वो अकेले जा सके जहाँ भी जाना चाहे। ठीक है, मतलब एग्जांपल दिया मैंने। और आगे इसकी वजह से अगर वो ऐसा कर रहा है कुछ बहुत अच्छा इमेजिन, अब ये रियलिस्टिक गोल है, अपनी कमाई पे हम बाहर अकेले घूमने जहाँ चाहे जा सकते हैं अगर हम कमाने लायक बन जाते हैं तो। ठीक है,
तो इसकी वजह से जो रिस्क होगा या चांसेस होंगे बाहर के इन्वायरमेंट से भी इंटरफेरेंस होने के बीच में कोई अड़ंगा डालेगा, इंटरफेयर करेगा उसके, और जो अनबिडन थॉट्स जो कि दिमाग में हमेशा जैसे कहते हैं ना कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, थॉट्स, विचार, सोच में कुछ ना कुछ चलते रहता है, मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, शांत नहीं है बिल्कुल, उनका जो इंटरफेयर करना होगा इस इमेजिनेशन के बीच, उसका रिस्क इस टाइम पे कम हो जाएगा जब हम ऐसे विजुलाइज करेंगे, अपनी बॉडी रिलैक्स, आंखें बंद करके, और माइंड जब शांत हो, क्वाइट हो दिमाग हमारा। इसकी वजह से एक क्रिएटिव एनर्जी मिलेगी हमें, उस इमेजिन सीन को जो हमने इमेजिन करा है, जो हमारा गोल है हमें अचीव करना है, उसे रियलिटी में या सच में बदलने की एक शक्ति मिलेगी हमें। ठीक है, देन आ जाते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक पर। ये टेक्निक्स लोगों को इनोक्यूलेट करती हैं अगेंस्ट स्ट्रेस। मतलब ये टेक्निक इनोक्यूलेट करती है लोगों को, पहले से एक वैक्सीन देती है स्ट्रेस के खिलाफ, स्ट्रेस के अगेंस्ट, जिससे कि वो स्ट्रेस से लड़ सके। मतलब कि जो हम कहते हैं ना, बीमारी के आने से पहले उसकी तैयारी कर लेना, लाइक कोविड के लिए वैक्सीन लेना, प्रोटेक्टेड रहेंगे, हमें ये हार्म नहीं करेगा, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा इससे हमें। ठीक है, तो ऐसी इनोकुलेशन का सिंपल मीनिंग वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन होता है। तो स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग एक इफ़ेक्टिव मेथड है। ये पूछा जाता है 1 मार्क में हमेशा, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, या MCQ में भी आ सकता है कि स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग किसके अंडर आती है और ये दी किसने दी। तो ये मैकिनबॉम नाम के इंसान ने दी थी, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स के अंडर आती है। और जो एम होता है ना इस अप्रोच का, वो ये है, मतलब फ़ायदा इसे बेसिकली करने का ये है, या इसका मेन मकसद ये है कि हम रिप्लेस करेंगे गलत विचारों को अच्छे विचारों से। नेगेटिव जो थॉट्स और इर्रेशनल थॉट्स जो आ रहे हैं ना, जिनका कोई रीज़न नहीं है बट वो आ रहे हैं, उनको हम रैशनल और पॉजिटिव से बदल देंगे। 3 मेन फेजेस आते हैं, असेसमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक और एक एप्लीकेशन फॉलो थ्रू। असेसमेंट में हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास प्रॉब्लम आई है, जो स्ट्रेस का कारण है ना, उसके नेचर को, वो किस टाइप की प्रॉब्लम है, हैंडल करने लायक है, हमारे बस में, हमारे हाथ में, कंट्रोल में है, ये कर सकते हैं हम या नहीं। और उसको देखते हैं उस इंसान के जिसको प्रॉब्लम आई होती है, मतलब उस इंसान के व्यू पॉइंट से, उसके परसेप्शन से, कि वो कैसे ले रहा है उस प्रॉब्लम को, अपने ऊपर कैसे देख रहा है, उसको इवैल्यूएट कैसे कर रहा है वो, एज थ्रेट, चैलेंज, हार्म। क्योंकि चैलेंज में ये होता है कि उसको खुद में विश्वास है और वो उससे बाहर निकल सकता है, तो कोई भी दिक्कत आएगी वो उसको हैंडल कर ही लेगा अपने तरीके से, उसके पास है इतने सॉल्यूशंस उससे बाहर निकलने के। हार्म में ये होता है कि पॉसिबल डैमेज जो शायद कॉज करेगा, और थ्रेट हमारा फ्यूचर डैमेज जो उसकी वजह से आ सकता है हमारे पास, वो इन सब के लिए सोच रहा है। और एक ये भी, मतलब सेकेंडरी अप्रेजल भी करना कि रिसोर्सेज हैं मेरे पास इस चीज़ से डील करने के लिए या नहीं, मतलब वो कंगला है रिसोर्स नहीं है या रिसोर्स है इससे बाहर निकलने के लिए, इतनी कैपेसिटी, उसकी खुद की एबिलिटी और इतने रिसोर्स हैं उसके पास। तो ये 3 ये होते हैं 3 फेजेस। हाँ, असेसमेंट में वही डिस्कस करना प्रॉब्लम के नेचर को, कि क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप की है, हम इसको फेस कर सकते हैं, इससे बाहर निकलने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसको देखना उस पर्सन के या उस क्लाइंट के, यानी कि जो उस प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस में आया, उसके नज़रिए से, उसके व्यू पॉइंट से, कि ये कैसे ले रहा है इस प्रॉब्लम को। स्ट्रेस रिडक्शन में टेक्निक्स लर्न करना, सीखना, जिनकी वजह से स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, जैसे कि रिलैक्सेशन और सेल्फ इंस्ट्रक्शन हो गई। देन जो यहाँ पे तीसरा फेज़ लिखा नहीं हुआ है, वैसे तीसरे फेज़ में यही है, जो टेक्निक सीखी है उनको डेली लाइफ में अप्लाई करना, फॉलो थ्रू एप्लीकेशन का सीधा मतलब यही होता है। ठीक है, देन आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। लास्ट टेक्निक है एक्सरसाइज, हमारा एक एक्टिव आउटलेट प्रोवाइड करती है फिजियोलॉजिकल अराउजल के लिए। मतलब अगर इंसान को अपनी बॉडी से अंदर से जब फील हो खुद कि वो एक्टिव स्टेट में है और इतना अवेयर है बाहर के एनवायरनमेंट को लेकर भी, खुद को लेकर भी, और वो एक्टिव है, फिर चाहे वो सुबह जल्दी उठा नहीं उठा, उसने कितना काम करा नहीं करा, लेकिन वो 24 घंटा उसमें फुल वही एनर्जी, स्टैमिना, सब कुछ है, वो इतना एक्टिव है कि कुछ भी कर सकता है। अभी भी तुम उसे दोगे तो उसको अंदर से जगाना, एक्सरसाइज ये काम करती है, फिजियोलॉजिकल अराउजल। उस टाइम पर जो वो एक्सपीरियंस करता है स्ट्रेस के टाइम पे, या स्ट्रेस के प्रति वो रिस्पॉन्स करे एक्टिवली ढंग से,
रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव करती है हार्ट के फंक्शनिंग को, उसकी इफ़िशेंसी को, हार्ट के काम करने की क्षमता को, लंग्स के फंक्शन को, लंग्स के काम को एनहांस करती है, अच्छा करती है, मेंटेन करती है अच्छे सर्कुलेशन को। किसका सर्कुलेशन? बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है और बाकी सब्सटेंसेस फूड का होता है। तो बॉडी में ऐसे ब्लड वगैरह का सर्कुलेशन अच्छा करना, उसे मेंटेन करके रखना, बॉडी का बैलेंस इक्विलिब्रियम मेंटेन करना एक्सरसाइज की वजह से, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी सब कुछ ऐसे मेंटेन करके रखना, और ब्लड प्रेशर कम रखना, बॉडी में जो ब्लड है उसमें जो फ़ैट है उसे एक्यूमुलेट ना होने देना, उस फैट को रिड्यूस करना, बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करना और थोड़ा शक्तिशाली टाइप बनाना एक्सरसाइज से। बेसिकली हम कहते हैं ना कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा अगर सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करेंगे, तो हालांकि करता कोई नहीं है। और स्विमिंग, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग एक्सेट्रा, ये सारी एक्सरसाइजेस जिनकी वजह से स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है। और एक इंसान को एक्सरसाइज करनी चाहिए कम से कम 4 बार हफ्ते में, या हफ्ते में 4 दिन आधे आधे घंटे के लिए। और हर एक सेशन में वार्म अप होना चाहिए, रनिंग होनी चाहिए कि पहले उसे थोड़े पसीने आ जाए, देन वो अच्छे से एक्सरसाइज करे और फिर कूल डाउन फेजेस ब्रेक ले लेके आराम से। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, आगे यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। वैसे ख़त्म होने वाला है, शायद 2 पेज रह गए, हाँ 2 ही पेज है, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। वैसे अगला टॉपिक प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ वेलबींग होगा। इसमें हम हार्डीनेस के ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 3 C आते हैं, चैलेंज, कंट्रोल, कमिटमेंट। तो अभी के लिए इतना ही, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।